अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अली हसन। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ वॉइस ऑफ पब्लिक। वॉइस ऑफ पब्लिक में आज हमारे जो गेस्ट हैं वो आई ऑन व्हील्स के ऑनर हैं अब्दुल्ला। अब्दुल्ला को गाड़ियों की बहुत मालूमात हैं। हम इनसे पूछेंगे गाड़ियों के बारे में, कैसे ड्रेस्टिकली चेंज आ चुका है गाड़ियों में, जो बिग थ्री थी उनका फॉल डाउन शुरू हुआ है या नहीं, और बहुत से सवाल। तो सबसे पहले हम वेलकम करते हैं अब्दुल्ला। थैंक यू फॉर कमिंग इन टू आवर शो। वालेकुम अस्सलाम। हसन भाई, आपने माशाल्लाह ज़्यादा ही तारीफ़ कर दी है। नहीं। इस लायक तो हम नहीं हैं। हमसे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं बड़े सीनियर और तजर्बाकार लोग हैं जो गाड़ियों के बारे में जानते हैं, लेकिन शौक़ रखते हैं लोग तो फिर शौक़ का माहौल कोई नहीं होता, तो घूमना फिरना नॉलेज मिलती रहती है बाहर से। अब्दुल्ला, आप बताइएगा कि हमारे गेस्ट को आपने कितने शोज़ हैं, मतलब पिंडी इस्लामाबाद में जो शो होते हैं मैंने देखा मोस्टली में आप जा रहे होते हैं, जी। और क्या क्या आपने ऑब्जर्व किया है गाड़ियों में ड्रेस्टिकली जो चेंज आया है ख़ास पिछले 3-4 सालों में, तो उनकी जो सेल परचेज़ और उनकी ख़ास तौर पे कीमतों के बारे में। पहले हम स्टार्ट करेंगे कीमतों से। तो कीमतों में आपने देखा कि एकदम इतनी ज़्यादा चेंजिंग आई है, वो किस वजह से हुई है और किस तरीके से जो सर हम इसको हैंडल कर सकते हैं? तो मैं पहले बात करूँगा 2022 आफ्टर कोरोना। ठीक है। जो ये जो 2-3 साल थे इसमें एक्सट्रीम जो है प्राइसेस ऊपर गई हैं बहुत ज़्यादा, जो अनयूजुअल इसकी कोई वजूहत नहीं थी। बिल्कुल। उसमें ख़ास किरदार है हमारे बिग थ्री का। विदाउट एनी रीज़न गाड़ियों की प्राइसेस इतनी ऊपर कर दी, इतनी कि एक आम इंसान की रेंज से बाहर थी। उसके बाद क्या हुआ कि एक टाइम ऐसा आ गया था गाड़ियों की सेल बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी। अगर मैं लास्ट 2024 की बात करूं तो गाड़ियों की सेल बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी। फिर जो है कंपनीज़ को उन्होंने सोचा, फिर जो उन्होंने डिस्काउंट वगैरह देने शुरू किए। कोई रजिस्ट्रेशन फ्री कर दी किसी की ईयरली मेंटेनेंस फ्री कर दी, कोई इंश्योरेंस फ्री कर दी कार फाइनेंसिंग पे जो होती है। तो इस तरह मुख्तलिफ जो है जो डिस्काउंट्स वगैरह दे के फिर अपनी जो है जो रीसेल बढ़ाई है, सेल बढ़ाई है उन्होंने। लेकिन फिर भी अभी तक ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो है पिछले 2-3 साल से मैं कहूँगा स्टेबल नहीं हो सकी। अच्छा देखें, जिधर आप ये बात कर रहे हैं कि उनकी सेल में कमी हुई है, लेकिन हम देखते हैं कि पिछले 2-3 सालों में रोड के ऊपर रश हमें उतना ज़्यादा मिलता है। जिन लोगों के पास बाइक्स भी नहीं थी उन्होंने भी गाड़ियाँ ले ली। तो इसमें हमारे एक तो बैंक्स का काफ़ी ज़्यादा किरदार है, हमें जो है किस्तों के ऊपर गाड़ी मिलती है। हम रोना रोते हैं जी, महंगाई महंगाई महंगाई। हम एक गरीब मुल्क की अमीर आवाम है। ऐसा ही है। हमने अपने शशके अपने शौक़ सारे पूरे करने होते हैं, ठीक है। बेशक घर में खाने को रोटी नहीं होगी, गाड़ी हमने अच्छी से अच्छी रखनी है, जो आजकल की यंग जनरेशन है। और मैं गाड़ी के बारे में बताऊं कि 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग हैं जिनके लिए गाड़ी ज़रूरत है, सेकंड हैंड लें जो भी लें। एक वो है जिनके लिए गाड़ी याशी है, और एक वो है जिनके लिए गाड़ी मोहब्बत है, जो फील करते हैं गाड़ी में। मैं शायद तीसरा हूँ उनमें, आप फर्स्ट होंगे, दूसरा कोई और होगा, ठीक है। और एक जो पर्सन है ना जो जिसको चाहिए गाड़ी ज़रूरत के लिए, उसको नहीं पता गाड़ी का नाम क्या है। वो आता है जी भाई मुझे 10 लाख है, 15 लाख है, मुझे इसमें गाड़ी चाहिए, मैं 2 व्हील से 4 व्हील पे आना चाह रहा हूँ, मैं धूप में जाऊँ, मेरे बच्चे गर्मी से बचें, बारिश में जाऊँ, बारिश से बचें, कहीं ख्वार ना होना पड़े मुझे। जो दूसरे हैं फिर वो रज खान दी मस्ती हैं कि जी गाड़ी का पेंट जेन्युइन होना चाहिए, गाड़ी जो है इस्लामाबाद नंबर की होनी चाहिए। शायद आप भी इसमें आते हैं कि गाड़ी इस्लामाबाद नंबर की होनी चाहिए। मुझे ये नहीं समझ आती कि पंजाब नंबर में, सिंध नंबर में, इस्लामाबाद नंबर में क्या इशू है। हालांकि अगर मैं देखूं तो हमारा जो पाकिस्तान का जो रेवेन्यू है ना, आई थिंक 70% जो है वो सिंध जनरेट कर रहा है, कराची उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट है। लेकिन कराची नंबर की गाड़ी को मेरे जुर्म समझा जाता है इस्लामाबाद पिंडी में। वो लेने के लिए हम डरते हैं, 1000 बार सोचते हैं इसको लें या ना लें। वो उसकी रीज़न ये भी है ना कि हमें पुलिस वाले फिर बहुत रोकते हैं। देखें, अगर इस्लामाबाद नंबर की गाड़ी है तो आप उसको देखेंगे कि हम लोग इस्लामाबाद में रहते हैं, तो ऑब्वियसली हमारे यही होता है कि हम इस्लामाबाद नंबर गाड़ी लें, जिधर भी जा रहे हैं हमें कोई रोकने वाला नहीं है। अगर आपके पास सिंध नंबर गाड़ी है तो आप जिस नाके पे जाएंगे, जहाँ से आएंगे, बार बार आपको रोकना पड़ता है, और वो मतलब आपके लिए परेशानी का बायस बनती है। ऐसे ही है, लेकिन ये हमारी हुकूमत का काम है, हमारा काम नहीं है। हम तो क्या क्या अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, सिर्फ इस पर एक्शन लेना हुकूमत का काम है। बस चेक करें, आप डॉक्यूमेंट चेक करें, दैट्स इट। अच्छा, बंदे की शक्ल से ही पता लग जाता है। देखें, अगर अब आपने हुकूमत की बात की तो एक और बड़ा क्रिटिकल इशू जो सा हम लोग देख रहे हैं इस्लामाबाद में भी ऐसा है कि जो नंबर प्लेट्स के बारे में, कि आपकी ओरिजिनल नंबर प्लेट्स होनी चाहिए वरना आपको चालान हो जाएगा। और हुकूमत ने ही नंबर प्लेट्स के ऊपर बैन किया है, फिलहाल वो बंद नहीं रही, काफ़ी जो सा उसमें डिले हो रहा है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसके बारे में मैं कहूँगा जी कि एक टाइम था 2000 का, जो अर्ली 2000 में, उस वक्त भी नंबर प्लेट्स जो है ओरिजिनल नहीं आती थी। बस आपको नंबर दे दिया जाता था, आप नमूने पे नंबर प्लेट बनवा लेते थे। फिर उसके बाद आई थिंक 10-12 में इन्होंने नंबर प्लेट्स इशू करना शुरू की, जिसमें फिर जब गाड़ी ट्रांसफ़र होती थी फिर मस्ट जो है फ़ीस लेते थे नंबर प्लेट की, और नंबर प्लेट्स देते थे। उसके बाद जब ये आल पंजाब हुआ है ना 2018-19 में आई थिंक, तो 20-21 से नंबर प्लेट्स बनना बंद हुई हैं। कोई कॉन्ट्रैक्टर जो है वो उस पर कोई करप्शन के केसेस खुल गए थे, तो इस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। फिर अभी भी अगर आप गाड़ी ट्रांसफ़र करवाने जाते हैं, आप नंबर प्लेट का कहते हैं, वो कहते हैं जी हम अभी फ़ीस ही नहीं ले रहे, ठीक है।
लेकिन दूसरी तरफ इस्लामाबाद वाले जो हैं वो इस्लामाबाद में ओरिजिनल नंबर प्लेट ना हो तो हमें एंटर नहीं होने देते। किस्मत है आपकी, अगर आप चले जाएं, अगर आप पकड़े गए तो आपको भारी जुर्माना अदा करना पड़ेगा। अच्छा अब्दुल्ला, मुझे ये बताइएगा कि जो बिग थ्री हैं इस टाइम, टोयोटा, उसके बाद होंडा और सुजुकी, पाकिस्तान में इनका राज था, और जब से नई कंपनीज आई हैं पाकिस्तान के अंदर, मेरे ख्याल से काफ़ी, अब एमजी है वो काफ़ी ग्रोथ कर गई है, उसके बाद किया है, उसके बाद हमारे पास चिंगान है और डिफरेंट कंपनीज आई हैं, तो इसके बाद इन बिग थ्री को क्या नुकसान हुआ है? अच्छा, मैं आपसे पहले इस जवाब देने से पहले आपसे एक सवाल करता हूँ कि आप बताएं कि पाकिस्तान में फ़र्स्ट कम्प्रिहेंसिव ऑटोमोटिव पॉलिसी कब आई थी, अगर आपको आइडिया हो तो। कोई नॉलेज पाकिस्तान बनने के कितने अरसा बाद? नहीं आइडिया, बिल्कुल आइडिया नहीं है। आप बिलीव करें कि पाकिस्तान की फ़र्स्ट कम्प्रिहेंसिव ऑटोमोटिव पॉलिसी 2016 में आई है, पाकिस्तान बनने के 70 साल बाद। अच्छा ये तो शॉकिंग न्यूज़ है, मतलब कि किस तरीके से फिर मुल्क में ये चीज़ें चल रही थी। 2016 में फ़र्स्ट ऑटोमोटिव पॉलिसी आई, उससे पहले बिग थ्री का राज था। उसके बाद फिर ये आपकी जो तकरीबन 13 कंपनी आई पाकिस्तान में मुख्तलिफ, जिन्होंने कम्पीट किया। लेकिन अब एक हमारी साइकी बिग थ्री पे ही फंसी हुई है। हमने छोटी गाड़ी सुजुकी की लेनी है, होंडा टोयोटा, यही हमारे माइंड में, होंडा सिविक चल रही है, टोयोटा करोला चल रही है, सुजुकी वैगन आर आल्टो चल रही है। ठीक है, आई गाड़ियाँ आई, उन्होंने अपने कम्पीट किया, एक दफ़ा मार्केट को हिलाया ज़रूर है, लेकिन उनमें बहुत से इश्यूज़ थे। उनके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का इशू, उनकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है बहुत ज़्यादा थी, तो पार्ट्स पहले मिलना नहीं, फिर खड़े रहना 6-6 महीने पार्ट्स आना, फिर उसके रिपेयर होना, उसके बाद जो मेंटेनेंस कॉस्ट, अगर आप एक होंडा की गाड़ी है सिविक की, मेंटेनेंस कॉस्ट जो आ रही है वो पर जनरल सर्विस पे 10-15-20 हज़ार आ रही है, तो पूजो 2008 की वो 50 to 60,000 है। बजट में हम बात करें तो आपकी जो आल्टो है, जो बिल्कुल लिफाफा गाड़ी है, उसमें मोटरसाइकिल भी आके लगेगा तो मेरे ख्याल से मोटरसाइकिल बच जाएगा, आल्टो जो है ना वो डैमेज हो जाएगी। उसकी कीमतें आप देखते हैं 35-36 लाख रुपए के ऊपर वो गई हुई है। इसी में 35-36 लाख रुपए में अगर आप कोई दूसरी गाड़ी लें तो वो आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो यहाँ पे देखें, वो आपको फिर लग्जरी भी तो प्रोवाइड कर रही है। अगर उसके मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा है तो आप ये देखें आपको उसके बेनिफिट कितने हैं, सेम प्राइस में या थोड़े से ऊपर चले तो आपको कितने ज़्यादा फंक्शन मिल रहे हैं। ऐसे ही है। मैं अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स में जो करीबी हैं हमारे, उनको हमेशा ये मशवरा देता हूँ, बल्कि कह रहा हूँ कि इंसिस्ट करता हूँ कि फ्री भी मिले आल्टो तो कभी ना लेना। रिसेंटली आपने देखा होगा जो आल्टो के एक्सीडेंट हुए, मैंने तो मेरे खैर बहुत एक्सीडेंट देखे हैं इसमें, और स्वेयर एक्सीडेंट हुए हैं कि इंसानी जानों का भी नुकसान हुआ है। बिल्कुल। लेकिन उसमें हमारी जो है बिग थ्री जो है, मैं इनको स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा कि उन्होंने ये बिल्ड क्वालिटी पे कोई फोकस नहीं करते, सिर्फ जी आज 2 लाख बढ़ा दी प्राइस, अच्छा जी डॉलर ऊपर चला गया जी, कल 4 लाख प्राइस बढ़ा दी। जो पिछले साल में ऐसे हुआ है कि जैसे प्राइस ऐसे बढ़ा दें जैसे मजाक है इनके लिए। लेकिन उसके ऊपर देखें, हुकूमत को भी तो जो है एक्शन लेना चाहिए, या जो अथॉरिटीज़ हैं कि प्राइस किस, मतलब एक होता है ना कि आप लोगों ने क्राइटेरिया बनाया है कि इस लिहाज से आप प्राइस ऊपर कर सकते हैं जी। तो वो दिन दिहाड़े ऐसे ऐसे गई है कि यहाँ की गाड़ी एकदम इधर पहुँच गई है। मैं आपको बताऊँ 2022 सिविक 11 जनरेशन लॉन्च हुई 62 लाख रुपीज़ की। ठीक है। और सिविक जो है उसका जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट था वो आई थिंक 72 के करीब था, और 2023 में वो गाड़ी 1 करोड़ 2 लाख पे पहुंच चुकी थी। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आई हैं और ख़ास तौर के ऊपर जो हाइब्रिड अभी गाड़ियाँ काफ़ी आ गई हैं, इससे जो हमारी जो मेन गाड़ियाँ हैं जो पेट्रोल के ऊपर चलती हैं, इनका क्या असर पड़ेगा, फ्यूचर आप कैसा देखते हैं इनका? फ्यूचर उम्मीद तो है अच्छा होगा। अभी आ तो गई है, मैं एक इसमें बात करूँगा कि आप बिजली बना रहे हैं फॉसिल फ्यूल से, वहाँ पे पोल्यूशन ख़राब हो रही है, वहाँ पे पोल्यूशन कोई नहीं साफ़ हो रही। उसके बाद गो ग्रीन का नारा लगा के आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें भी चार्जिंग स्टेशंस कहाँ हैं हमारे पास? एक गाड़ी को 45 to 50 मिनट्स चार्जिंग के लिए लगते हैं, उसमें फिर जो है एक पेट्रोल पंप पे फ्यूल डलवाने जाए 2 मिनट लगेंगे। अगर आप चार्जिंग स्टेशन पे जाएँ तो वो तो बिल्कुल ना होने के बराबर है, गिनती के हैं सिर्फ। उसमें फिर आगे 45 से 50 मिनट अगर एक चार्जिंग स्टेशन पे एक गाड़ी को लग रहा है तो वो 24 घंटे में 15 से 20-25 गाड़ियाँ चार्ज हो जाएंगी। तो जो लगाएगा वो भी तो ये सोचेगा ना कि मुझे प्रॉफिट कहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, फ्यूल में ज़्यादा आ रहा है या चार्जिंग स्टेशन पे ज़्यादा आ रहा है। ऑब्वियसली जो फ्यूल है उस पर आपका जो प्रॉफिट रेशो ज़्यादा है। देखें, ऐसा भी तो हो सकता है जो चार्जिंग हब है वो आप अपने घर में लगाएं, मोस्टली लोगों के घर में हो गया और वो घर से अपने चार्ज करेंगे। आप ठीक कह रहे हैं, घर में चार्ज करें, आपने लॉन्ग रूट पे निकलना है, यहाँ से कराची जाना है, इतना तो कोई लॉन्ग रेंज गाड़ी की नहीं है। मैक्सिमम जो गाड़ी है वो 400 to 500 किलोमीटर चलती है सिंगल चार्ज पे। और मोटरवे पे मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन है, तो उसमें अगर आप कराची जा रहे हैं आपको 2 से 3 दफ़ा गाड़ी रास्ते में चार्ज करनी पड़ेगी। ठीक है। वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेसिकली जो हैं वो विद इन सिटी के लिए जो मोस्टली हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल भी इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन ये लाने लगे हैं, तो इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन कभी भी
जो है 4-5 करोड़ की ऑडी ई-ट्रॉन GT या BMW i8 वगैरह से नहीं आ सकता, ठीक है, पोर्शे टाइकान से नहीं आ सकता। वो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर से आता है। तो 2 व्हीलर पे इन्होंने शुरू किया, 3 व्हीलर पे भी, लेकिन अभी मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा उसको टाइम लगेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो हमारी अभी गाड़ियाँ चल रही हैं जी यही कंटिन्यू करेंगी काफ़ी साल तक आगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि एक ईवीज़ आ भी गई ना, ईवीज़ एक आम बंदा कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा अब्दुल्ला, मुझे बताइएगा कि जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं वो हम लोग देख रहे हैं कि इंट्रोड्यूस हो रही हैं, खासतौर पर बाहर की कंट्रीज़ में हम उनके एड्स वगैरह देखते हैं, तो पाकिस्तान में वो कितनी है? क्योंकि यहाँ पे तो देखें एक मिनट बाद हमें ब्रेक लगानी पड़ती है और इतना रश होता है, तो क्या पाकिस्तान में लेट्स सपोज वो आई थी तो वो कामयाब हो सकती है? जब तक हम खुद को सुधार नहीं लेते ना, अपनी लेन जो है अपनी लेन में नहीं चलते, ट्रैफिक को रूल्स को फॉलो नहीं करते, तब तक यहाँ पे सेल्फ ड्राइविंग कार्स कामयाब नहीं हो सकते। अच्छा अब्दुल्ला, अपना कोई ज़िंदगी का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस बताएं कि आप किसी ऑटोमोबाइल शो पे गए हैं या किसी भी जगह आप जाते हैं तो सबसे बेस्ट गाड़ी आपको कौन सी लगी और आपका दिल किया कि यार ये गाड़ी तो मैंने मतलब मेरे पास होनी चाहिए और किसी तरीके से मैं ले सकूं, या जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं इनमें से सबसे आपकी फेवरेट कौन सी है? अच्छा, मुझे नई गाड़ियाँ ख़ास इतनी पसंद नहीं हैं। मैं ओल्ड स्कूल को पसंद करता हूँ, जो 90s का एरा आप लगा लें, अर्ली 90s की जो गाड़ियाँ हैं, ओल्ड क्लासिक ब्यूटीज़, मैं उनका शौकीन हूँ। मेरी फैमिली और मेरे जो दोस्त बाप भी हैं ना, कोई मैं बाहर जाता हूँ ना कहीं, तो मैं देखता हूँ पुरानी गाड़ी को, उस पर कोई अगर कमेंट करता हूँ तो मेरे दोस्त यार कहते हैं कि क्या जनाज़ों के पीछे पड़े रहते तुम। तो नई गाड़ियों में बात करूँ तो नई गाड़ियों में अच्छी गाड़ियाँ हैं। मुझे जो फेवरेट मेरी गाड़ी, अगर मैं नई गाड़ी कोई लेना चाहूँ तो MG HS EV है, जो इस टाइम मार्केट में बहुत अच्छा काम कर रही है और काफ़ी उसने टफ कंपटीशन दिया बाकी जो प्रोडक्ट्स को। आजकल जो एक खबर फैल रही है कि आल्टो को बैन कर दिया गया है मोटरवेज के ऊपर और हाईवेज के ऊपर, तो इसकी क्या ऑथेंटिसिटी है? ये आल्टो का रिसेंट जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें बुरी तरह ऐसे जैसे रोड रोलर उस पर गाड़ी पे चला है, वो हालत थी, आपने गाड़ी देखी होगी। और उससे पहले भी मैंने आल्टो के बहुत से एक्सीडेंट्स देखे थे। यही लोगों को मशवरा देता था कि अगर आपने आल्टो लेनी है 30 लाख में, तो 0 मीटर गाड़ी लेने की बजाय आप कोई यूज़ में गाड़ी ले लें, कोई करोला, होंडा, टोयोटा वगैरह जो भी बड़ी गाड़ी ले लें, तो आपको सेफ्टी तो होगी ना, आपको डर तो नहीं होगा रोड पे चलते हुए। बिल्कुल। और बैन की जहाँ तक बात करूँ, वो मैंने भी सुना था और मैंने भी सच मान लिया था, क्योंकि हम जो है वो जो टिकटॉक वगैरह पे देख के सब कुछ सच मान लेते हैं, लेकिन वो र्यूमर थी, अभी तक उसमें से कोई सच्चाई नहीं है। हाँ, मैं वैगन आर का कह सकता हूँ कि वैगन आर इन्होंने अचानक ही, मैंने लास्ट 2-3 दिन पहले सुना है कि वैगन आर को इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया। उसकी रीज़न कोई समझ नहीं आई अभी। मैंने एक चीज़ देखी, ये आप सब लोग भी बल्कि बताइएगा जितने हमारे नाजरीन हैं, कि आपने कभी रोड के ऊपर देखा हो तो जो छोटी गाड़ियों वाले हैं हमेशा इमरजेंसी उनको होती है। जो बड़ी गाड़ी वाला है, आप कभी मर्सिडीज़ को देखें, आप कभी BMW को देखें, आप कभी पोर्श को देखें, कभी जितनी बड़ी लग्जरी कार्स हैं वो हमेशा नॉर्मल जा रहे होंगे। हालांकि वो बिजनेसमैन है और अगर कोई तेज़ चलानी हो तो उनको चलानी चाहिए कि उनकी मीटिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब भी कोई तेज़ जाएगा तो वो दही लेने वाला जा रहा होगा या कुछ हमेशा रोड के ऊपर गलत क्रॉस कर रहा होगा। तो इसके बारे में आपको अपना बताएंगे क्या ओपिनियन है? इसके बारे में मैं यही कहूँगा भाई, वो घर से लेटा हुआ था, कोई बुक पढ़ रहा था, कोई गेम खेल रहा था, उसको घर से भेज दिया, जाओ जाके दही ले आओ, घर में मेहमान आ रहे हैं, कोई मुर्गी लेके आनी है, तो उसको जहन में होती है मेरी गेम कहीं ख़त्म ना हो जाए, मैं फ़ौरन घर पहुँचूँ, गेम खेल लूँ अपनी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा और ख़ास तौर के पर आपसे पूछूंगा, मैंने अपनी अभी गाड़ी जो है ट्रांसफ़र करानी थी अपने नाम पे, तो उसके लिए मुझे एक जानने वाले ने कहा कि मैं आपको नंबर देता हूँ एजेंट का, और उससे मैंने बात की। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, जो नॉर्मल फ़ीस है उससे 2-3 हज़ार रुपये ऊपर ले लेगा तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा, क्योंकि नॉलेज नहीं थी, इससे पहले मैं गया कभी नहीं था एक्साइज एंड टैक्सेशन, ज़िंदगी की फ़र्स्ट गाड़ी मैंने अपने नाम करानी थी। तो मैंने कॉल की तो उस भाई ने मुझे कहा कि यार अगर आप खुद आना चाहते हैं ना और आपको लाइनों में नहीं लगना पड़े तो तकरीबन मैं आपसे 10,000 एक्स्ट्रा लूँगा जो आपकी ओरिजिनल फ़ीस है, और अगर आप घर में बैठा वक्त सारा काम कराना चाहते हैं कि आप घर में रहें, ना गाड़ी लाने की ज़रूरत है कुछ भी, 40,000 रुपया लूँगा। तो मैंने सोचा यार कि मेरे पास टाइम है तो मैं खुद चला जाता हूँ। मैं गया हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 1.5 घंटे के अंदर टोटल 7,000 रुपये में गाड़ी मेरा नाम होगी। तो जो इस लिहाज से लोगों को मुश्किलात है, लोगों को तरीका नहीं पता, उसके बारे में आप बताएं, क्योंकि आपने बहुत गाड़ियाँ एक्साइज एंड टैक्सेशन आप गए हैं और आपको इस चीज़ का नॉलेज है। जो ख़रीदो फरोख्त में, परचेज़ वगैरह में हमें इश्यूज़ आते हैं, किस किस चीज़ों से बचना चाहिए और गाड़ी में क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए? अच्छा, मैं ये जो आपका जो सवाल है इसका जवाब एंड पे दूंगा। पहले मैं आता हूँ सेल परचेज़ के हवाले से। ठीक है। कि गाड़ी आपसे लेने जा रहे हैं या सेल, फ़र्ज़ करें आपने सेल करनी है, कोई आ रहा है आपके पास, तो वो पहली बात कि जो बैंक टाइमिंग है आप उसमें गाड़ी लें, गाड़ी सेल करें, ठीक है। 5 पे के बाद नहीं, कैश पे गाड़ी कभी ना सेल करें। उसकी रीज़न ये है कि का खुदा न खास्ता वो जो हम कहते हैं जी बस ठीक है भाई भाई हैं हम, आपने गाड़ी दे दी, मैंने ले ली, ये आपकी पेमेंट है, ठीक है, खुद स्टाम्प कर लिया जी। खुदा न खास्ता कल को कोई मसला हो जाता है तो पुलिस आपको आगे पकड़ेगी,
उन्होंने कहा जी क्या तरीका यूज़ किया था जी, ये कैश पे किया था जी। मैंने कहा ना ये तो कोई सबूत ही नहीं है, आप दोनों दोस्त हैं, किसी पे भी कोई बात आ सकती है, आपका क्या प्रूफ है आपने ये गाड़ी की किया, आपने ऐसी स्टाम्प बनवा ली है, आप वैसी गाड़ी दे दी है, ठीक है, लेकिन स्टाम्प भी तो खुद एक प्रूफ है। प्रूफ है, लेकिन स्टाम्प कोर्ट में चैलेंज नहीं होता, ये आप याद रखिएगा बात। अच्छा। ये स्टाम्प कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता, ये 150 वाले स्टाम्प कभी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं होते। ठीक है, इस चीज़ का नॉलेज नहीं था मुझे। हाँ, तो ये आइंदा कभी भी करें तो बैंकिंग, किसी पे ऑर्डर, चेक, ऑनलाइन ट्रांसफ़र, इसके थ्रू आप कभी गाड़ी परचेज़ करें, ठीक है, वो आपके पास प्रूफ आ जाता है। और एक चीज़, एक होता है जो एग्रीमेंट होता है, जो स्टाम्प पेपर जिसको कहते हैं, ठीक है। वो बायर्स की एक सेफ्टी होती है, और जो आपने गाड़ी दी है, एक डिलीवरी नोट होता है जो बनता है पोस्ट ऑफिस से, मेरे ख्याल है ये भी आपको नॉलेज नहीं होगी, नहीं, उस बिल्कुल। पर एक स्टैंप लगती है, 2 रुपये की स्टैंप होती है, वो लगती है, वो आपकी सेफ्टी होती है। कल को कोई मसला हो जाता है, पुलिस आपके पास आती है, आप दिखाएंगे सर ये डिलीवरी नोट है, मैंने ये गाड़ी इनको डिलीवर कर दी थी फ़लानी तारीख को, फ़लानी डेट, फ़लाने टाइम पे। हाँ, ये भी लाजमी, ठीक है। और उसके अलावा फिर गाड़ी जो है, ट्रांसफ़र के हवाले से मैं बात करूं, ट्रांसफ़र के हवाले से आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत ज़्यादा फ़ीसेस ली जाती हैं जी, आप लाइन में लगे, हमें असल में काम करने की आदत नहीं है, हम कहते हैं आराम से घर बैठे बैठे काम हो जाए, कोई इतना इशू नहीं होता। आपके पास अब तो बायोमेट्रिक, आप कौन सा बंदा आपके साथ होगा तो होगी, बायोमेट्रिक आपके पास होती है, आप जाएँ सिंपल अपने वो फाइल लेनी है, फिल करके स्टैंप वगैरह लगवानी, गाड़ी इंस्पेक्शन करवानी, और गाड़ी आपके नाम हो जाएगी। ठीक, बिल्कुल जिस तरीके से अब्दुल्ला ने बिल्कुल माइनर सा आपको गाइड किया, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ कि अगर इस्लामाबाद में कोई बंदा है और उसने एक्साइज एंड टैक्सेशन से अपनी गाड़ी नाम करानी है तो बिल्कुल इजी तरीका है। एक्साइज एंड टैक्सेशन आप जाते हैं, जैसे ही आप इंटर हुए, राइट हैंड साइड के ऊपर पहला जो रूम है वहाँ से आपने 50 रुपये की सिर्फ आपको फ़ाइल मिलेगी, वो फ़ाइल लें और बिल्कुल जहाँ से आप इंटर हुए सामने फ्रंट के ऊपर एक रूम है, 300 वो आपसे लेते हैं फ़ाइल फिल करने का। उसी के बाद आप उसके बैक साइड के ऊपर आते हैं रोड पे, वहाँ पे 15 आपकी इंस्पेक्शन होती है, इंस्पेक्शन करा के आप दोबारा एक्साइज एंड टैक्सेशन के ऑफिस आते हैं, इंटर होके सामने राइट हैंड साइड के ऊपर आपके शीशे की बिल्डिंग है, आप उसके ऊपर वाले फ्लोर पे जाते हैं, वहाँ से टोकन लेते हैं, अपनी फ़ाइल दिखाते हैं, 6,300 रुपया आप फ़ीस जमा कराते हैं, वो उसके ऊपर स्टैंप लगाते हैं और आपको भेजते हैं। वापस आते हैं, आपको नीचे से जो सा एक वो कागज़ दे देते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है कि फ़ाइल आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो चुकी है और अब इतने दिन बाद आप आएंगे तो कार्ड आपको मिल जाएगा। तो जब भी आपने गाड़ी ट्रांसफ़र करानी हो तो खुद जाएँ। हम लोग वाकई जो सा इतने हो चुके हैं कि पैसे देने के आदी हो चुके हैं, हम कहते हैं यार कि कौन जाएगा, 10,000 हम दे देते हैं बंदे को और वो खुद काम करा लें। तो आप जाएँ, आपके पैसे भी बचेंगे और आपको एक्सपीरियंस भी होगा, आप 10 लोगों को बता भी सकेंगे। एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँ, गाड़ी जब आप ले रहे हैं, गाड़ी आपने फिजिकली चेक कर ली, ठीक है, गाड़ी की 15 लाजमी करवाएं। और 15 करने का क्या तरीका है? 15 करने का पंजाब में पे अगर हम रावलपिंडी में बैठे हैं तो लियाकत बाग में 15 जो खिदमत मरकज़ है, ठीक है, वहाँ पे आप गाड़ी लेके जाएं जी, मैंने इसकी 15 करवानी है, उसके डॉक्यूमेंट देंगे आप, कार्ड, वो आएंगे, गाड़ी के चेसिस वगैरह की पिक्चर वगैरह लेंगे, इंजन नंबर की, और अपने सिस्टम में आपको बता देंगे गाड़ी टेम्पर्ड तो नहीं है, गाड़ी में कोई चोरी की वारदात वगैरह तो नहीं हुई। और ऐसे ही F6 इस्लामाबाद में इनका खिदमत मरकज़ है, ठीक है, पुलिस सेंटर है, 15 लाजमी करवाएं। बेशक कहें ना आप जी वो कोई नहीं भाई कर लेंगे, कोई मसला नहीं, स्टाम्प पे लिखवा लें, बात वही स्टाम्प चैलेंज नहीं होता। कल खुदा ना खास्ता उस पर कोई 15 FIR वगैरह निकल आई और वो बंदा आपको ना मिला तो आप तो गए, फिर आपकी गाड़ी भी गई, आपके पैसे भी गए सारे। वो कहते हैं ना कि अपने ही गिराते हैं नशेमंद पे बिजलियाँ। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो आपको सेफ्टी जो उनसे ना देती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस भी है कि जब कुछ आप लेन देन करें तो उसको लिखत पढ़त उसमें कर लें, तो वो लाजमी है। और जो चीज़ें थोड़ी सी प्रोसीजर हैं, बाद में कल को आपको देखें, कोई भी हो सकता है आपका दोस्त है वो बुरा ना हो, खुदा ना खास्ता उसकी डेथ होती है, किसी उसकी जानने वाली गाड़ी है जिसके रेफरेंस आपने ली है, वो यहाँ से छोड़ के बाहर कहीं चले जाते हैं, तो कल को इशू होगा तो वो आपके लिए बनेगा। इसलिए थोड़ा सा वो अपना टाइम टफ कर लें, 1-2 दिन आप लगा लें, लेकिन आपकी काफ़ी फ्यूचर की वो सेफ्टी बन जाएगी। और एक और चीज़ कि जब गाड़ी आप परचेज़ करें, 15 का हो गया, 15 के बाद आपको पे ऑर्डर देंगे और गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करवाएंगे। वो आप ख़ुद एक्साइज ऑफिस जाएँ, जिस बैंक का पे ऑर्डर है उस बैंक पे जाके आप उनसे वेरीफाई करवाएं कि ये पे ऑर्डर जो आपके बैंक से इशू हुआ है कि नहीं, क्योंकि पे ऑर्डर भी नकली बनते हैं जी, पे ऑर्डर भी नकली बनते हैं। उसके अलावा एक्साइज की जो वेबसाइट कह रही है जी गाड़ी सैयद हसन के नाम पे है, और आप जाके देखते हैं एक्साइज ऑफिस में गाड़ी अहमद अब्दुल्ला के नाम पे बोल रही है वहाँ पे। ये भी पाकिस्तान में 2 नंबरियाँ उरूज पे हैं। तो गाड़ी जब आप लें, आप जाएं एक्साइज ऑफिस से पहले वेरीफाई करवाएं पूरे डॉक्यूमेंट्स उसके, 15 करवाएं, अगर पे ऑर्डर चेक वगैरह तो वो बैंक से वेरीफाई करवाएं ये आपका है, हाँ जी। उसके बाद आप बाकी जो है कागज़ी कार्रवाई करें या गाड़ी हवाले करें।
ठीक है। अच्छा अब्दुल्ला, ये सारी चीज़ें तो होगी, हम लोगों ने लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी काफ़ी गाड़ियों के बारे में। अभी तो मेरा ख्याल है कि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन, मेरे ख्याल से हर जो सिटीज़न है उसको बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा कह लें कि जो कीड़ा बंदा होता है वो सिर्फ जो लोग शौकीन होते हैं या जो लोग बिज़नेस कर रहे होते हैं उनके लिए, नॉर्मल इंसान के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी होती है कि वो उसको अपने डेली यूज़ के लिए जो है ना वो इस्तेमाल कर सकता है। बाकी आप मुझे ये बताएं, आपके पास अगर ऑप्शन हो कोई भी 3 गाड़ियाँ रखने का, एक विंटेज में, एक स्पोर्ट कार में और एक जो रेगुलर है, तो कौन सी गाड़ियाँ आप चूज़ करेंगे? मेरा ख्याल है जो आजकल की यंग जनरेशन है ना, हम बॉयज़ हैं, उनकी ऑल टाइम जो है एक ड्रीम होता है, एक उसमें टोयोटा सुप्रा MK4 आती है। बिल्कुल, सोपरा तो छोटे छोटे बच्चों का नाम ही सुन ले, क्योंकि वो आपको पता है कि गाड़ी इस तरीके से जाती है जैसा जहाज़ है। और एक जो रेगुलर यूज़ के लिए आप सेडान कह लें, उसमें मार्क एक्स आती है। ठीक है, ये दोनों गाड़ियाँ लग्जरी कार है वो। ऑल टाइम फेवरेट रखी जाती हैं। ठीक है। और गाड़ी, एक और बात मैं करूं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि गाड़ियों के 3 तरह के इंसान होते हैं जो गाड़ियों को, तो यहाँ पे पाकिस्तान में एक जो है कल्चर है जो मैं कहता हूँ बिल्कुल उसकी कोई लॉजिक नहीं बनती कि गाड़ी पेंट है। हाँ जी। गाड़ी पेंट हुई भी है, वैल्यू गिर गई गाड़ी की, क्यों गिर गई गाड़ी की वैल्यू? अगर एक गाड़ी आपको एक बंदे ने प्रेजेंटेबल कंडीशन में रखी है आपके सामने, तैयार करवा के अच्छी तरह, तो वो तो ज़्यादा की बिकनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे जेनवन है, बेशक वो उसका रंग उड़ा होता है, आपने गाड़ियाँ देखी ऐसे ही होंगी, लेकिन ये जी भाई जेनवन गाड़ी है, ये उसके 4 पैसे फालतू होंगे। बाहर अगर आप जितने पैसे दे के पेंट अगर गाड़ी करवा लें यूरोप, मिडल ईस्ट, अमेरिका वगैरह में, तो वो अपनी ओरिजिनल कॉस्ट से ज़्यादा की सेल होती है। अच्छा, इससे नॉलेज नहीं समझ जी, वो जितना अच्छा पेंट होगा उतनी ज़्यादा अच्छी सेल होगी। पाकिस्तान में ऑपोजिट है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में ही है। और कोशिश भी अगर हम करना चाहें कर सकते हैं इसको ख़त्म, ये मेंटालिटी पाकिस्तान में ही है, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। हम अपनी तरफ से करेंगे, ठीक है, हमने गाड़ी महंगी दे, सस्ती दे दी किसी को, जब हम गाड़ी लेने जाएंगे वो ये चीज़ नोट नहीं करेगा। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला, आप आए और आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी और बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जो मुझे भी नहीं पता थी। और अगर आप में से भी किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम अहमद अब्दुल्ला से आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन लेके दे सकेंगे। बाकी आई ऑन व्हील्स इनका चैनल है, आप उधर भी जाके इनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। प्लस अब्दुल्ला, मैंने एक अपने जो पॉडकास्ट है इसका एक सिनेरियो बनाया है कि जो मेरे पास गेस्ट है मैं उससे एक एडवाइस लेता हूँ, तो आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्या एडवाइस देंगे? अच्छा, एडवाइस मैं यही देना चाहूँगा कि जब भी आप गाड़ी परचेज़ करें, कोशिश करें थर्ड पर्सन ना हो, जिसके नाम पे गाड़ी है वो बंदा मौजूद हो। अगर वो बंदा नहीं मौजूद होता तो जिस बंदे से आप ले रहे हैं उसको अपने साथ रखें जब तक गाड़ी आपके नाम पे ट्रांसफ़र ना हो जाए। उस ट्रांसफ़र करवाने के बाद या जो भी मामलात हैं वो तय करने के बाद आप उसको पेमेंट करें। और अगर बायोमेट्रिक में थोड़ा सा टाइम है जी, मुझे कल दूंगा परसों दूंगा, तो थोड़ी सी अमाउंट उसकी रोक लें, क्योंकि बाद में बंदे की प्रायोरिटी चेंज हो जाती है, वो बंदा आपको मिले ही ना, तो इसमें आपका ज़्यादा नुकसान होगा फिर। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला, आप आए और आपने टाइम दिया। बाकी आज की एपिसोड हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप हमारे अगर पॉडकास्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल के ऊपर हमसे कॉन्टैक्ट करें और हिस्सा बने वॉइस ऑफ पब्लिक का। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।